हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। आप सभी का स्वागत है सीखने के अधिगम सिद्धांतों वाले टॉपिक में। दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं सीखने के अधिगम सिद्धांतों के बारे में। अधिगम सिद्धांतों की जहां बात करें दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि सीखने की प्रक्रिया एक जन्मजात प्रक्रिया है जो स्वभाव में निहित होती है, लगातार चलती रहती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को अपने अपने हिसाब से अध्ययन करते हुए अलग अलग तरीके से माना है, और जिस तरीके से उन लोगों ने माना है इसको उन्होंने अधिगम के सिद्धांतों के साथ सिद्ध करते हुए प्रयोग के साथ कुछ निश्चित नेचर के साथ इनको जोड़ा है दोस्तों। उसी में से आज हम दो अधिगम सिद्धांतों की बात करेंगे। पहला हमारा अधिगम सिद्धांत दोस्तों अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक बालक अनुभव के द्वारा सीखता है तो यह स्थायी होता है, लंबे समय रहता है और व्यवहारिक जीवन में आने वाले परिवर्तनों में ज्यादा कारगर होता है दोस्तों। दूसरा हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की, जिसका नाम है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग। प्रतिस्थापन का सिद्धांत यह कहता है कि विभिन्न उद्दीपक जो होते हैं उन उद्दीपकों के प्रतिस्थापन के द्वारा भी अधिगम करवाया जाता है। इन दोनों ही अधिगम सिद्धांतों के साथ हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार अधिगम जो है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और सीखने की प्रक्रिया को इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस तरीके से इफेक्टिव करता है, समझते हैं आगे। दोस्तों, पहला है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। यह सिद्धांत अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स ने दिया है दोस्तों। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स जो हैं ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स का मानना यह है कि बालक के सीखने में अनुभव के द्वारा सीखने वाली प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। हमने पीछे संरचनावाद पढ़ा था, संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत पढ़ा था। हमने वहां क्या देखा था कि जब बालक सीखता है तो उसके मस्तिष्क में सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक संरचना बनती है, और अगर संरचना बनाकर एक बालक सीखता है तो यह ज्यादा ठीक होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे के समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि बालक जिस चीज को सीखता है उसकी संरचना मस्तिष्क में बन जाती है, और सही मायने में मस्तिष्क में बनने वाली संरचना का जो परिणाम होता है, जो बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से रह जाता है, वह अगर किसी आने वाली सिचुएशन में बालक को मदद करता है तो हम कहते हैं कि पूर्व अनुभव के द्वारा अमुक काम जो है वो पूरा हो पाया या अमुक काम संपादित हो पाया। तो इसलिए दोस्तों यहां पर अनुभव को महत्व दिया गया है। एक बार देखते हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो मानवतावादी हैं कार्ल रोजर्स, इनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में अनुभव के द्वारा सीखने को प्राथमिकता दी गई है। अनुभव के द्वारा सीखने को प्राथमिकता देने के पीछे पर्पज ये है कि बच्चे जिस चीज का अनुभव कर लेते हैं उस अनुभव से बनने वाले ज्ञान को आने वाली समस्याओं के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं। देखो, एक शिक्षक होने के नाते हम यहां पर क्या करेंगे, एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों के साथ इस तरह की सिचुएशन बनाएंगे, इस तरह की परिस्थितियां बनाएंगे जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। अगर बच्चा करके सीखेगा तो बच्चे को स्वयं को ही अपने अनुभव प्राप्त होंगे और ये अनुभव उसके मस्तिष्क में बन जाएंगे, और इस प्रकार से सीखा गया ज्ञान, कंटेंट बच्चा अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से रख पाएगा। तो दोस्तों यह मानना है कार्ल रोजर्स का, जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं और अनुभवजन्य अधिगम को महत्व प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं कार्ल रोजर्स के फोटो को, ये हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स हैं साथियों। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स के अनुसार अनुभवों के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। स्थायी रूप से अंकित क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे ने खुद ने अपने हाथों से अपने खुद के द्वारा गतिविधियों में शामिल होकर उस अधिगम सिद्धांत को या अधिगम के कंटेंट को या अधिगम की सामग्री को खुद ने हासिल किया है अपने अनुभव में। बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप बच्चों को ये सिखाओ कि मटकी कैसे बनाई जाती है। अब आप उसके लिए थ्योरी लिखवा दो, एक पूरी प्रोसेस लिखवा दो बोर्ड पर, उनको समझा दो, बता दो, बच्चों ने उसको याद भी कर लिया और एग्जाम में उसको लिख भी दिया, पूरे मार्क्स भी आ गए। लेकिन बच्चे केवल इस मटकी बनाने के सैद्धांतिक ज्ञान से जो उन्होंने याद कर लिया है, रट लिया है, क्या मटकी बना पाएंगे? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इसके बजाय अगर हम बच्चों को इस प्रक्रिया के साथ शामिल करें,
गीली मिट्टी लेकर आएं और बच्चों से खुद से मटकी बनाने को कहें या कोई खिलौना बनाने को कहें, तो बच्चा जब खुद खिलौना बनाएगा तो एक बार में नहीं बना पाएगा, एक बार में खराब करेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, 2 3 4 5 6 बार प्रयास करेगा। लेकिन जब बच्चा जब खुद खिलौना बना लेगा या खुद एक छोटी मटकी बना लेगा, तो फिर इसका मतलब हो गया कि बच्चे ने खुद ने इस खिलौना बनाने की प्रक्रिया में शामिल होकर, खुद ने खिलौना बनाने की इस प्रक्रिया में शामिल होकर अनुभव प्राप्त किया है। और ये जो अनुभव उसने प्राप्त किया है, अब दोबारा कभी भी उससे मिट्टी का खिलौना बनाने को कहा जाए तो बड़े आसानी से वो बना सकता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है अनुभवजन्य अधिगम, जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं, जिसमें बच्चे खुद गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिसमें बच्चे स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं के द्वारा अपने मस्तिष्क में अनुभवों को संग्रहित करते हैं। इसको ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान मस्तिष्क में स्थायी रूप से बन जाता है। कुछ डायग्राम आप देख पा रहे हैं इस एक चित्र में। देखिए यहां पर जो बच्चे हैं विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त हैं। ये बच्चे खुद गतिविधियां कर रहे हैं और गतिविधियां करके अपने खुद के अनुभवों को बना रहे हैं। यहां भी मैंने इसी चीज को सिद्ध करने की कोशिश की है। यहां पर बच्चों के पास कुछ केले के जो पेड़ हैं उनके तने, उसके पत्ते दिए हुए हैं, उनसे काट काट के बच्चे विभिन्न डिजाइन को बना रहे हैं और गतिविधियां कर रहे हैं। इधर इस डायग्राम में भी आप ऐसा ही देख पा रहे हैं, यहां भी बच्चे कुछ गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो जब बच्चे खुद गतिविधियां करते हुए अनुभव के द्वारा किसी ज्ञान का निर्माण करते हैं तो वह उनके मस्तिष्क में स्थायी रूप से होता है, ऐसा मानना है अमेरिकन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स का। आगे चलते हैं दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखते हुए बालक को अनुभव करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हमने पीछे भी समझा है कि सीखने की प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप याद कीजिए यूनिट 1 में हम जब बात कर रहे थे संवेदना की, तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का ज्ञान केवल और केवल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क को प्राप्त होता है। और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो मस्तिष्क को प्राप्त होता है वो संवेदना कहलाती है। मस्तिष्क उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, व्याख्या करता है, समझकर अर्थ प्रदान कर देता है, तो वो अनुभव के रूप में हमारे मस्तिष्क में सृजित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अधिगम, जिसे हम कहते हैं सीखना। तो इस सिद्धांत में सीखने के अनुभव जनित या अनुभववादी सिद्धांत में एक्सपीरियंशियल थ्योरी ऑफ लर्निंग में ज्ञानेंद्रियों के सक्रिय प्रयोग को बल दिया है। क्यों बल दिया है सक्रिय प्रयोग पर? कि जब बच्चा गतिविधियां करेगा तो एक्टिवली अपनी ज्ञानेंद्रियों को काम में लेते हुए गतिविधियों में शामिल होगा, और जब ज्ञानेंद्रियों को काम में लेते हुए गतिविधियों में शामिल होगा तो दोस्तों उसकी ज्ञानेंद्रियों से अधिक मात्रा में संवेदनाएं प्राप्त होंगी, और वो संवेदनाएं मस्तिष्क में प्रत्यक्षीकरण के साथ शामिल होगी और बच्चे की समझ का निर्माण होगा। इस तरीके से अनुभव जो है बच्चे में स्थायी रूप से बनेगा, लंबे समय काम करेगा और सीखने की प्रक्रिया व्यवहारिक बन जाएगी। यहां भी कुछ डायग्राम मैंने रखे हैं आपके सामने। देखो इस डायग्राम में बच्चे कुछ आटा इनके हाथ में है, इससे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये लड़की है, ये भी पिक्चर्स को काट कर, कागज को काटते हुए कुछ डिजाइनिंग कर रही हैं। यहाँ भी बच्चे कुछ डिजाइनिंग में लगे हुए हैं। अर्थात बच्चे जो हैं खुद अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, और इसके संचालन के माध्यम से बच्चों में खुद में अपने ज्ञान का निर्माण हो रहा है। बच्चे स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां देखिए 2 डायग्राम मैंने रखे हैं आपके सामने। एक कॉग्निटिव मेमोराइजिंग फैक्ट का है, दूसरा है एक्सपीरियंशियल डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग। 2 पोर्शन हैं, एक है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या संज्ञानात्मक अधिगम की विचारधारा। संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है वो क्या करता है? तथ्यों को याद करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? तथ्यों को याद करके सीखने पर बल देता है। इसी के साथ दूसरा जो अधिगम है वो अनुभव आधारित अधिगम मैंने आपके सामने रखा है। अनुभव आधारित क्या करता है? अनुभव आधारित अधिगम जो है वो अनुभव प्राप्त करके सीखने पर बल देता है। ये करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग हम इसको कहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। तो ये जो अधिगम सिद्धांत है अनुभव पर आधारित है, करके सीखने पर बल देता है। यहां पर इस सिद्धांत में ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय प्रयोग यहां पर किया जाता है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहां पर जो बच्चा है इसके साथ
सीधी बुक्स को फीड करने की कोशिश की जा रही है, विभिन्न कंटेंट को, तथ्यों को मेमोराइज करने पर बल दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर बच्चा स्विम करते हुए सीख रहा है, साइकिल चला रहा है, गिर गया, थोड़ी चोट आ गई, लेकिन फिर भी बच्चा खुद सीखने की कोशिश कर रहा है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में जहां करके सीखने पर बल दिया जाता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल दिया जाता है, बच्चे के स्वयं के मस्तिष्क में बनने वाले अनुभवों पर बल दिया जाता है, इस तरह के मानवतावादी सिद्धांत में कार्ल रोजर्स ने सीखने की प्रक्रिया को एक साइकिल के माध्यम से बताने की कोशिश की है दोस्तों, एक चक्कर के माध्यम से। यहां पर क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल जो होती है, इसमें सबसे पहला बिंदु होता है प्लान, एक योजना। क्या होता है, एक योजना। किसकी योजना, कि जो हम सीखना चाहते हैं पहले उसका प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे। जैसे भी आप जब स्कूल्स में सिखाते हैं बच्चों को, तो सीखने के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, गोल होते हैं। उन उद्देश्यों और गोल को पूरा करने के लिए हम बच्चों के साथ में काम करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, योजना हो गई। योजना के बाद हम इसको क्रियान्विति में लेते हैं। इस योजना की क्या करते हैं जी, इस योजना की क्रियान्विति करते हैं, जिसको हम कहते हैं पढ़ाना, शिक्षण कार्य। बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर सीखने की प्रक्रिया बच्चे स्वयं शामिल होते हैं। शिक्षण कहें या अधिगम कहें, बच्चे जब पढ़ते हैं चीजों को तो वो उनका डू वाला पोर्शन हो गया। अब इसके परिणाम स्वरूप जो बच्चों ने सीखा उसका बच्चे क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। रिव्यू का अर्थ हो गया समीक्षा। क्या करेंगे साहब, समीक्षा होगी, और समीक्षा होने के बाद जो हमने सीखा वो तो मस्तिष्क में सर्जित हो गया, और फिर से किसी नए अधिगम के लिए हम योजना बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको लर्निंग साइकिल कहा है कार्ल रोजर्स ने, जहां पर सीखना अनुभव के आधार पर मस्तिष्क में सर्जित होता है। दोस्तों अगले सिद्धांत की बात करें जिसका नाम है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हमारे एडविन गुथरी ने दी है। दोस्तों इसका एक और दूसरा नाम है समीपस्थता का सिद्धांत। देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो सिद्धांत है ये उद्दीपकों पर आधारित है, उद्दीपकों को परिवर्तित करने की बात करता है। और जहां पर उद्दीपकों पे आधारित कोई अधिगम सिद्धांत हो तो उसका संबंध किससे होगा, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से होगा। आप याद कीजिए पीछे जब हमने अधिगम सिद्धांत शुरू किए थे तो वहां पर मैंने कुछ कैटेगरीज बताई थी, उनमें से एक श्रेणी थी व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। तो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत जो होते हैं वो उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच होने वाले साहचर्यों पर आधारित होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत जो होते हैं वो उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच होने वाले साहचर्य पर आधारित होते हैं। तो ये भी व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत हैं, तो ये भी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच होने वाले साहचर्य पर आधारित है। मतलब यहां भी उद्दीपक की बात की जाएगी और उससे होने वाली अनुक्रिया की बात की जाएगी। अब क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रतिस्थापन, समीपस्थ था। प्रतिस्थापन का मतलब है एक उद्दीपक के स्थान पर हम जब दूसरा उद्दीपक रख के बच्चों को सिखाते हैं तो हमने एक उद्दीपक को रिप्लेस किया और उसके साथ उसकी बजाय दूसरा उद्दीपक लेकर आ गए, तो यह कहलाता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। देखिए कैसे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में विभिन्न उद्दीपकों के प्रतिस्थापन या परिवर्तन से अधिगम को महत्व दिया जाता है। देखो कैसे, हम बच्चों को क्लास में सिखा रहे हैं, मान लीजिए हमें बच्चों को पृथ्वी के बारे में बताना है। अब पृथ्वी के बारे में बताने के लिए हमारे पास पृथ्वी तो है नहीं, हम उसको तो बच्चों के सामने ला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी जो जिसके बारे में हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हमारा उद्दीपक पृथ्वी है, उसके बजाय हम ग्लोब लेकर आते हैं बच्चों के सामने। हमने क्या करा, पृथ्वी के स्थान पर एक दूसरा उद्दीपक लेकर आ गए जिसको हमने कहा ग्लोब। ग्लोब को हम कहते हैं कि देखो इसी तरह की पृथ्वी होती है जो इस तरह से तिरछी झुकी होती हैं, और ये गोल हैं, इसमें दो तरह की रेखाएं होती हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। सारी बातें हम ग्लोब के थ्रू समझाते हैं और बच्चों के मस्तिष्क में इस ग्लोब के माध्यम से एक संरचना बन जाती है, अर्थात पृथ्वी के बारे में अधिगम वो प्राप्त कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक उद्दीपक के स्थान पर दूसरा उद्दीपक रखा, इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन। आपको लगता है कि नहीं, ग्लोब से भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपने उसकी जगह मानचित्र रख दिया या और कोई चीज ऐसी काम में ली जिससे आप पृथ्वी की संकल्पना बच्चों को सिखा देते हैं। दोस्तों इस अधिगम के तरीके को एडविन गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहा, समीपता का सिद्धांत कहा, या फिर कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा है। और आगे बात करें तो दोस्तों इन अधिगम सिद्धांतों के साथ
आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है लर्निंग ट्रांसफर। लर्निंग ट्रांसफर से जुड़े हुए दो और महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनमें से एक है अधिगम वक्र और एक है अधिगम पठार। हमने पिछले क्लासेस में लगातार कई सारे अधिगम सिद्धांतों की बात की, लगभग हमने 11, 12, 13 सिद्धांतों की बात की, और भी कई सारे अधिगम सिद्धांत हैं, लेकिन आपके रीट में लगभग यही अधिगम सिद्धांत हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जहां से डिटेल से क्वेश्चन बनने की बात होती है वहां मैंने काफी डिटेल से उन सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की, काफी बड़े 2-2, 3-3 क्लासों में एक एक सिद्धांत को लिया। लेकिन आज जो सिद्धांत मैंने डिस्कशन किए वहां से ज्यादा कंटेंट नहीं पूछा जाता है, 2-3-4 बातें वहां से पूछी जाती है। इस तरह का ट्रेड रहा है एग्जाम का, इसलिए यहां मैंने ज्यादा आपसे डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ ब्रीफली दोनों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और कुछ तथ्य आपको बता दिए जो एग्जाम से रिलेवेंट हैं। दोस्तों अगला हमारा जो कंटेंट है वो है अधिगम से ही जुड़ा हुआ, जिसका नाम है अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व। देखिए अधिगम वक्र का मतलब क्या होता है, पहले हम समझते हैं वक्र किसको बोलते हैं, कर्व किसको बोलते हैं। वक्र या फिर कर्व का मतलब हो गया एक चित्र। कौन सा चित्र? जो रेखा चित्र की तरह से प्रदर्शित किया जाता है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? अधिगम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? अधिगम की मात्रा को बताने के लिए अगर हम किसी रेखा चित्र का सहारा लेते हैं, किसी कर्व का सहारा लेते हैं, या फिर किसी वक्र के माध्यम से अधिगम को हम प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, तो उस बने हुए चित्र को, वक्र को हम कहेंगे अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व उसको कहा जाता है। साथियों अधिगम की कमी या मात्रा को एक वक्र के द्वारा बताया जाता है तो उसे अधिगम वक्र कहा जाता है। अब देखो कैसे अधिगम की कमी या मात्रा को एक पैमाने पर अगर लेके जाएं, हम एक आंकड़ों और तथ्यों में उसको स्पष्ट करना चाहें तो क्या तरीका होगा? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि हम समय के साथ अधिगम की मात्रा को मापें, पहला तरीका। दूसरा, प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा को मापें। कहीं ना कहीं कोई पैरामीटर तो होगा। अगर हम समय के साथ अधिगम की मात्रा को मापें तो हमें जो डायग्राम बनाना होगा उस डायग्राम पर 2 चीजें लेनी होंगी। जैसे मान लीजिए एक यहाँ एग्जांपल लेके बात करते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में जो नीचे वाला पार्ट है हमने इसको ले लिया अधिगम में लगने वाला समय, अधिगम में लगने वाला समय, और ये वाला जो पार्ट है हमने यहाँ लिख दिया इकाई, अधिगम की इकाइयां, मतलब कितनी इकाई अध्ययन इसमें हो पाया, कितनी इकाई बच्चा सीख पाया। अगर हम कहें कि साहब 1 घंटे में 1 इकाई बच्चा सीखता है, 2 घंटे में 2 इकाई सीखता है, 3 घंटे में 3 इकाई सीखता है, तो इस प्रकार से समय और इकाई के साथ एक रिलेशन बनता है और इस तरीके से एक अधिगम का वक्र तैयार होता है। तो इस तरीके से हम कितने समय में कितनी इकाइयां बच्चों ने सीखी, इस आधार पे अगर हम अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अधिगम की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह का वक्र बनाया जाता है। दोस्तों एक दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर समय की जगह हमने क्या ले लिया है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब हो गया कितनी बार प्रयास किया, कितनी बार प्रयास किया। जितनी बार ट्रायल की, जितनी बार प्रयास किया, उन प्रयत्न और प्रयासों में कितना वो सीखा। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इधर है परफॉर्मेंस, कितनी उपलब्धता रही, किस तरह की परफॉर्मेंस बच्चे की रही। इस आधार पे हम वक्र बनाते हैं। तो जो वक्र होता है वो बताता है कि अधिगम में कमी है या अधिकता है, या किस तरह का वक्र है। दोस्तों तो अधिगम के वक्र की बात करें तो यहां पर अधिगम का जो पहला वक्र होता है दोस्तों वो होता है अधिगम का धनात्मक वक्र या उन्नतोदर वक्र, पॉजिटिव कर्व ऑफ लर्निंग थ्योरी। दूसरा होता है नकारात्मक या ऋणात्मक, निगेटिव लर्निंग कर्व। और एक होता है जो जीरो लर्निंग को शो करता है, डायरेक्ट चलता है सीधा का सीधा। और एक तीसरा होता है जो असाकार्य होता है। असाकार्य क्या होता है? वो कभी अधिकता को दिखाता है, कभी कमी को दिखाता है। तो लर्निंग कर्व की बात करें, अधिगम वक्र की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार के अधिगम वक्र के माध्यम से हम अधिगम की कमी या अधिकता को, अर्थात अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। देखिए अधिगम के वक्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया, पहला अधिगम वक्र हो गया हमारा धनात्मक या उन्नतोदर, इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव लर्निंग कर्व।
प्रारंभ में अधिगम की गति धीमी होती है किंतु आगे लगातार बढ़ती रहती है, तो ऐसे अधिगम वक्र को धनात्मक अधिगम वक्र कहा जाता है। किसे कहेंगे पॉजिटिव लर्निंग कर्व? दोस्तों पॉजिटिव लर्निंग कर्व का मतलब हो गया ऐसा लर्निंग कर्व या ऐसा अधिगम वक्र जो हमें ऐसे बताता हो कि प्रारंभ में तो सीखने की गति जो है वो धीरे है लेकिन धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है। तो पहले धीरे है लेकिन बढ़ रही है, तो जो दिशा है, जो गति है वो क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, उन्नतोदर है, उन्नति की ओर जाने वाली दर है। तो इस तरह के अधिगम वक्र को कहा जाता है धनात्मक पॉजिटिव उन्नतोदर अधिगम वक्र। देखो कैसे, यहां आप देखिए इस डायग्राम में ये जो सीखने की गति है, यहां पर जिस मात्रा में ट्रायल हो रही है, प्रयत्न हो रहे हैं, उसकी मात्रा में अधिगम जो है वो कम है। यहां थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर और बढ़ने लगा, अब तेजी के साथ बढ़ने लगा और लगातार आगे बढ़ता चला गया। तो इस तरह का जो वक्र है वो प्रदर्शित करता है कि पहले सीखने की मात्रा धीमे धीमे चल रही थी लेकिन धीरे धीरे सीखने की मात्रा तेज हो गई और आगे चल के लगातार तेजी के साथ में बालक सीखने लगा। तो इस तरह के सीखने की मात्रा को, सीखने की कमी या अधिकता को, सीखने की दर को जिस वक्र से प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है धनात्मक उन्नतोदर या पॉजिटिव लर्निंग कर्व। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लर्निंग कर्व की, जिसका नाम है नकारात्मक ऋणात्मक या नतोदर अधिगम वक्र। इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव लर्निंग कर्व। यहां पर क्या होगा? बिल्कुल उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा? पीछे वाले का उल्टा होगा। पीछे धनात्मक में क्या था? पहले सीखने की गति धीमी थी और फिर तेज हो गई थी। तो फिर यहां पर क्या होगा? पहले सीखने की गति तेज होगी और फिर धीमी हो जाएगी। क्लियर हुआ? दोनों में अपोजिट रिलेशन है। धनात्मक में तो क्या हो रहा था? पहले सीखने की गति धीमी थी और फिर तेज हो रही थी। ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? पहले सीखने की गति तेज होगी, धीरे धीरे आगे चल के कम हो जाएगी। तो इस तरह से सीखने की दर को, सीखने की मात्रा को, सीखने की कमी अधिकता को बताने वाले वक्र को कहा जाता है साथियों ऋणात्मक, नकारात्मक या फिर नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर मतलब घटती हुई दर से होने वाला। देखिए प्रारंभ में अधिगम की गति तेज होती है किंतु आगे लगातार धीमी रहती है, तो ऐसे अधिगम वक्र को कहा जाता है ऋणात्मक अधिगम वक्र, नेगेटिव लर्निंग कर्व। देखिए यहां डायग्राम में फिर से देख पा रहे हैं आप, कुछ ट्रायल्स है मतलब प्रयत्न है और यहाँ परफॉर्मेंस है। शुरू में तो क्या हो रहा है? प्रयास के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है, लेकिन तेजी के साथ बढ़ते 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 यहाँ क्या हुआ? थोड़ी धीमी हो गई, कम हो गई और फिर वापस से क्या हुआ? नीचे की ओर आने लगी। जब सीखने की दर वापस से नीचे की ओर आने लगी तो इस घटते हुए क्रम के चलते हमने कह दिया इसको नकारात्मक, नेगेटिव अधिगम का वक्र। ठीक है सर, क्लियर हो गया? दोनों वक्र क्लियर हो गए। पहले वाले में धनात्मक में तो क्या था? पहले सीखने की गति धीमी है, बाद में तेज हो जाती है। ऋणात्मक में क्या हो रहा है? पहले सीखने की गति तेज है लेकिन आगे चल के धीमी हो जाती है। चलते हैं तीसरे अधिगम वक्र की ओर, जिसका नाम है दोस्तों सरल रेखीय अधिगम वक्र, लीनियर लर्निंग कर्व। सरल रेखीय का मतलब क्या हो गया? इसमें जो कर्व है वो सरल रेखा की तरह से चलता है, लीनियर चलता है, इसलिए इसको हमने कह दिया सरल रेखीय अधिगम वक्र। यहां पर क्या होता है? जितना समय लगा है उस समय के अनुसार ही अधिगम हो रहा है, लगातार, न तो घट रहा है न बढ़ रहा है। प्रारंभ में न गति धीमी है न तेज है, जैसे प्रारंभ में है वैसे ही लगातार आगे भी चल रही है। अगर तेज है तो आगे भी तेज है, धीमी है तो आगे भी धीमी है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जब सीखने की गति में, सीखने की दर में या एक निश्चित प्रयासों के अनुसार होने वाले परफॉर्मेंस में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है, इस तरह से अधिगम की मात्रा को जिस वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों सरल रेखीय अधिगम वक्र या फिर लीनियर लर्निंग कर्व। अधिगम की गति एक समान रहती है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सरल रेखीय वक्र। आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, मान लीजिए एक ट्रायल में इतना सीखा, फिर दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तो लगातार बिल्कुल सेम चीज है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो एक कर्व बना उसे हमने कह दिया सरल रेखीय या लीनियर अधिगम वक्र। 3 हो गए। चलते हैं चौथे वक्र की तरफ, जिसे कहा जाता है एस आकारीय अधिगम वक्र, एस शेप्ड लर्निंग कर्व। एस का मतलब इंग्लिश का लेटर एस,
अंग्रेजी के लेटर एस की तरह से बनने वाला वक्र। तो एस तो यूं होता है, अगर मैं इसको यूं बना दूं तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, कभी सीखने की गति तेज होती है, कभी सीखने की गति धीमी होती है। जब सीखने की गति तेज हो रही है तो वक्र ऊपर की ओर जाएगा, और जब गति धीमी हो गई तो वक्र वापस नीचे की ओर आ जाएगा। तो कभी तो उन्नतोदर हो गया, कभी नतोदर हो गया, और ऐसा जब बार बार चलेगा तो ऊपर से नीचे चलेगा तो कैसा शेप बन जाएगा, एस के जैसे शेप बन जाएगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसको एस आकारीय या फिर एस शेप्ड लर्निंग कर्व कहा है साथियों। देखिए, कभी सीखने की गति धीमी तो कभी तेज होती है। इस तरह की गति को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं जी, एस आकारीय लर्निंग कर्व कहा जाता है। डायग्राम में देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, पहले सीखने की गति जो है वो सामान्य है, फिर थोड़ी सी बढ़ने लगी, लगातार बढ़ती चली गई, लगातार बढ़ती चली गई, फिर वापस सामान्य हो गई, फिर नीचे आ गई। ठीक है, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। इस तरीके से जो लगातार कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं और एस के जैसे आकृति बन जाती हैं, उसको कहा जाता है एस आकारी अधिगम वक्र। यहां देखो, ये एस की तरह से डिजाइन बन गई, इसलिए कहते हैं इसको एस आकारी अधिगम वक्र। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 4 तरह के लर्निंग कर्व। याद रहेगा आपको, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। पहला कौन सा हो गया, पॉजिटिव या सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव या नकारात्मक, तीसरा सरल रेखीय, और चौथा एस आकारीय। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले गति धीमी है लेकिन फिर तेज हो जाती है तो कौन सा लर्निंग कर्व होगा, बोलो फटाफट से। धनात्मक। पहले गति तेज है और आगे चल के धीमी हो गई तो कौन सा लर्निंग कर्व होगा, नकारात्मक, नेगेटिव, नतोदर। सीखने की गति की दर एक जैसी है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो कौन सा लर्निंग कर्व बनेगा, सरल रेखीय, लीनियर लर्निंग कर्व। और अंतिम चौथा क्या, कि कभी तो सीखने की गति तेज होती है कभी धीमी होती है, तो इस तरीके से बनने वाला लर्निंग कर्व क्या कहलाएगा, एस आकारीय लर्निंग कर्व कहलाएगा। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। इस लर्निंग कर्व में, इस अधिगम वक्र में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर हम अधिगम की मात्रा को, अधिगम की दर को एक जगह स्थिर सा दिखाते हैं, स्थिर सा दिखाते हैं, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो स्थिर सा दिखाते हैं तो वहां पर जो डायग्राम कैसा बनेगा, एक ऐसे बराबर सा बन जाएगा, बराबर सा बन जाएगा। तो बराबर का सा जो डायग्राम बनेगा उसको हम कहते हैं पठार। ज्योग्राफिकल शेप्स की बात करें तो देखो, मान लीजिए इस तरह का अधिगम वक्र है। इस अधिगम वक्र में पहले सीखने की जो गति है, आगे चलते हैं, यहां बताता हूं मैं आपको। ये अधिगम वक्र है, मान लीजिए इस अधिगम वक्र में क्या हुआ, पहले गति जो है वो तेज हो रही है, फिर यहां पर थोड़ी रुक गई है, फिर धीमी हो गई है, फिर वापस तेज हुई, थोड़ी रुक गई है। तो ये जो डिजाइन बनी, ये जो सिचुएशन बनी, कौन सी वाली, ये वाली, यहां पर ये और ये। तो ये क्या बता रही है, यहां पर जो है सीखने की गति लगभग एक जैसी है। यहां भी सीखने की गति नीचे थोड़ी एक जैसी है, यहां भी सीखने की जो गति है वो एक जैसी है। तो ये जो डायग्राम बना, ये जो चित्र बना, ये जो कर्व बना, ये पठार के जैसे दिखता हुआ प्रतीत होता है। पठार ऊपर से ऐसे एक जैसे समतल सा होता है ऊपर से, इसलिए पठार जैसा प्रतीत हो गया। तो इस तरह के शेप को, इस तरह के आकार को, इस तरह के चित्र को मनोविज्ञान में अधिगम पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से सर, अधिगम पठार के नाम से जाना जाता है। देखिए, अधिगम पठार, जब अधिगम वक्र में, अधिगम में लंबे समय तक स्थिरता बनी रहती है तो इस स्थिति को रेखाचित्र में अधिगम पठार के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। स्थिरता का मतलब ना अधिगम तेज हो रहा है ना धीमा हो रहा है, एक जैसा बन रहा है। तो स्थिरता की स्थिति को बताने के लिए, एक जैसी अधिगम की दर को बताने के लिए हम किसको, अधिगम के वक्र में जो चित्र बनता है उसको क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। अब देखो, अधिगम पठार की बात करें तो हमने पीछे 4 तरह के अधिगम वक्र पढ़े हैं। उन चारों अधिगम वक्रों की बात करें, एक बार वापस से पीछे आते हैं। देखो, पहला अधिगम वक्र कौन सा था, धनात्मक वाला, ये आपको दिख रहा है। इस धनात्मक अधिगम वक्र में सीखने की जो गति है उसमें स्थिरता कहां आ रही है। देखो, यहां थोड़ी धीमी है, फिर तेज हुई, आगे चली गई। तो यहां ये लगभग ये जो स्थिति है, ये वाली, ये कैसी है,
ये स्थिरता वाली हैं, स्थिरता वाले हैं। अब उसके बाद आगे कहीं भी स्थिरता नहीं आ रही, लगातार लगातार जो है सीखना आगे चल रहा है। तो इस अधिगम वक्र में कितने पठार बने? इसमें एक पठार बना। कितने बने साहब? इसमें एक पठार बना। कौन से में? पॉजिटिव या सकारात्मक अधिगम वक्र में। आगे देखते हैं नकारात्मक वाले को। ये देखो नकारात्मक वाला, यहां पहले लगातार आगे बढ़ रहा अधिगम, लेकिन यहां जो है हमें पठार जैसी आकृति दिखाई दे रही है। आगे फिर से वापस नीचे चला गया तो आगे कोई पठार नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां भी हम क्या कहेंगे? यहां भी एक पठार हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। कितने पठार साहब? एक। तो जो पीछे हमारा धनात्मक था वहां भी कितने पठार? यहां भी एक पठार था, ठीक है जी। और आगे हम नेगेटिव की बात करें तो यहां भी कितने पठार? यहां भी एक पठार। चलिए चलते हैं तीसरे अधिगम वक्र की ओर, जो है सरल रेखीय। ये देखो डायग्राम, क्या कहीं पठार दिखाई दे रहा है? यहां से लेके यहां तक कहीं भी पठार जैसी स्थिति नहीं है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर? हम यहां कहेंगे जीरो पठार। कितने साहब? जीरो। कोई पठार सरल रेखीय अधिगम वक्र में नहीं बनता है। आगे चलते हैं अगले वक्र की ओर, जो है हमारा सरल रेखीय। सरल रेखीय में देखो एक पठार कहां दिख रहा है जी आपको? एक पठार जैसा यहां थोड़ा दिख रहा है शुरू में, और देखो यहां भी पठार जैसा दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। तो क्या हो गए? कितने पठार दिख गए आपको? 3 दिख गए। तो हम क्या कहेंगे? 2 से अधिक पठार। कितने साहब? 2 या 2 से अधिक पठार हमें दिखाई दे रहे हैं। किसमें? ये हमें दिखाई दे रहे हैं एस आकारी अधिगम वक्र में। तो हमने 4 अधिगम वक्र समझे, चारों में अधिगम पठारों की स्थिति क्या हो गई? धनात्मक अधिगम वक्र में तो कितने पठार? एक पठार। ऋणात्मक में कितने? वहां भी एक। सरल रेखीय में कितने? एक भी नहीं। एस आकार में कितने? 2 या अधिक पठार। बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए धनात्मक व ऋणात्मक अधिगम पठार में कितने बन रहे हैं? एक अधिगम पठार बन रहा है। कितने साहब? केवल एक अधिगम पठार बन रहा है। किसमें? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में। सरल रेखीय में क्या स्थिति है? यहां कोई अधिगम पठार नहीं बन रहा है, कोई अधिगम पठार यहां पर नहीं बन रहा है। एस आकार्य की बात करें, एस आकार्य में क्या है? 1, 2 या फिर अधिक पठार बन रहे हैं, ठीक है। 1, 2 या फिर अधिक पठार बन रहे हैं। तो यहां पर तीनों बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। एक आध बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कौन से अधिगम वक्र में एक भी पठार नहीं बनता? आंसर क्या होगा? सरल रेखीय अधिगम वक्र। कौन से अधिगम वक्र में केवल एक पठार बनता है? आंसर क्या होगा? धनात्मक व ऋणात्मक अधिगम वक्र। कौन से अधिगम वक्र में 1, 2 या अधिक अधिगम पठार बनते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? एस आकारी अधिगम वक्र। तो दोस्तों ये हुआ अधिगम वक्र, अधिगम पठार और अधिगम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 2 अधिगम के सिद्धांत। आपके सिलेबस में अधिगम पठार और अधिगम वक्र अलग से नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैंने ब्रीफली आपको शेयर किया, क्योंकि बाय द वे यहां से कोई छोटा मोटा तथ्यात्मक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने यहां पर चीजों को शेयर किया है। अब एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं फटाफट कि अधिगम वक्र, अधिगम पठारों का हमारे सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्व है, क्यों हमें ये चीजें सिखाई जा रही हैं। देखिए दोस्तों, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक होने के नाते बच्चों को जब सिखा रहे होते हैं, बच्चों के साथ में जब काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों की सीखने की गति को जानने की आवश्यकता होती है। सीखने की गति को जानने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बच्चों में विविधताएं होती हैं, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बच्चों का जो समूह हमारे सामने कक्षा के रूप में बैठा हुआ है, उस समूह में कई सारी विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताओं से क्या आशय? कोई बच्चा है जो तीव्र बुद्धि वाला है, प्रतिभाशाली नेचर का हो सकता है, कोई बच्चा सामान्य बुद्धि वाला होगा, कोई बच्चा सामान्य से कम बुद्धि वाला होगा। इसके अतिरिक्त उन सारे बच्चों में सबकी रुचियां भिन्न भिन्न होंगी, सभी की आंतरिक क्षमताएं भिन्न भिन्न होंगी, सभी की संवेदनाओं को प्राप्त करने की क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होगी। आपने किसी एक तरीके से बच्चों को सिखाना शुरू किया, उस तरीके में हो सकता है सारे बच्चे बराबर अधिगम नहीं कर पाए, और हो सकता नहीं, ऐसा होता ही होता है। आपने 20 बच्चों के साथ में काम किया, क्या लगता है क्या 20 के 20 बच्चे उस सारे कंटेंट को सीख जाएंगे जो आपने 1 घंटे में उनके साथ डिलीवर किया?
आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? बिकॉज दे हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बालक की अपनी अपनी जन्मजात और आंतरिक क्षमताएं हैं और वो अलग अलग हैं। इसके चलते उनके सीखने की गति, सीखने की दर और आपके द्वारा बताए गए कंटेंट की मात्रा भी विभिन्न होगी, अलग अलग होगी। अब आप शिक्षक होने के नाते जानना चाहते हैं कि साहब किस बच्चे ने कितना सीखा, किस बच्चे ने कितना सीखा, किस बच्चे के सीखने की दर कैसी थी, किस बच्चे के सीखने की दर जो है वो लगातार घट रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे में आप अधिगम वक्रों का सहारा ले सकते हो। कैसे? आपने कितने कालांश पढ़ाया, कितने कालांश में बच्चे कितना सीख पाए, जो बच्चों ने सीखा उसको टेस्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं, अंकों के आधार पे जान सकते हैं, ग्रेड के आधार पे जान सकते हैं, गतिविधियों में उनकी पार्टिसिपेशन जो है, उनकी जो भागीदारी है, उसके आधार पर उसको तय कर सकते हैं। तो जो भी आपका पैरामीटर होगा, लेकिन आपके द्वारा लिए गए समय में बच्चे ने कितना सीखा, पहला तरीका। दूसरा, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में कितना बच्चों ने सीखा, तो आपके प्रयास एक तरफ आ जाएंगे और बच्चों की सीखने की मात्रा या परफॉर्मेंस एक तरफ आ जाएगी। एक डायग्राम बना के आप उसको शो कर सकते हैं, बच्चों के पोर्टफोलियो में इसको लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या है आगे मैं बताऊंगा आपको जब हम सीसी पढ़ेंगे, लेकिन आप जब एलिमेंट्री एजुकेशन में जाएंगे तो हर बच्चे का पोर्टफोलियो आपको मिलेगा, जहां पर आप इस अधिगम वक्र को लगा सकते हैं। अगर आपने बच्चे के पोर्टफोलियो में हर वीक में या हर 15 दिन में या 1 महीने में अधिगम वक्र लगा रखे हैं, अधिगम पठार उसमें बता रखे हैं, तो मुझे लगता है आपकी उस बच्चे के बारे में बहुत गहरी समझ है और उससे ज्यादा आप आपके सिखाने की प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं कि मैंने किस तरीके से सिखाया, तब सीखने का जो वक्र था वो धनात्मक रहा, किस तरीके से सिखाया तब वो ऋणात्मक हो गया, किस तरीके से सिखाया तब असाकारीय बन गया, किस तरीके से सिखाया तब सरल रेखीय बन गया। तो फिर इस तरीके से आप अधिगम वक्रों के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि मेरे द्वारा अपनाई गई अमुक विधि सबसे बढ़िया थी, जहां पर लगातार धनात्मक अधिगम वक्र था या फिर सरल रेखीय अधिगम वक्र था, वहां ऋणात्मक और नीचे आने वाली कोई बात नहीं थी। ऐसे ही तरीकों को आप आगे भी अप्लाई करेंगे। साथियों, कहीं ना कहीं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक होने के नाते हमें इस चीज का पता होना चाहिए, इसीलिए आपके कंटेंट में अधिगम वक्र को शामिल किया गया है। हमें यह पता हो कि कौन सा टॉपिक था, कौन सा समय था, कौन से पीरियड थे, कौन से कालांश थे, कौन सा दिन था जब बच्चे सीख ही नहीं रहे थे, तो हम कहेंगे साहब अधिगम स्थिरता की स्थिति थी, अधिगम पठार हम वहां पर शो कर सकते हैं। इस चीज को हम हमारे खुद के सीखने के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। खुद के सीखने के साथ कैसे अप्लाई करेंगे? आपने एक दिन में कितने टॉपिक को याद किया, कितने टॉपिक आपके समझ में आए, दूसरे दिन कितने टॉपिक, तीसरे दिन कितने टॉपिक, चौथे दिन कितने टॉपिक, तो आप डे के साथ टॉपिक को जोड़कर भी एक वक्र को बना सकते हैं। बीच में कुछ 2, 3, 4 दिन ऐसे आ सकते हैं जहां पर आप कुछ भी नया नहीं सीखे, तो वहां पर क्या हो गया? अधिगम पठार बन गया साहब। फिर आगे भी जब नया नहीं सीख पाए, रिवीजन भी नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? वापस चीजों को भूलने लगे, तो वो वक्र नीचे आने लगा और ऋणात्मक अधिगम वक्र हो गया साहब। तो आपके खुद के सीखने के साथ भी अधिगम पठार को, अधिगम वक्र को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज के टॉपिक को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जहां हम बात करेंगे अधिगम के स्थानांतरण की, लर्निंग ट्रांसफर की, कि किस तरीके से लर्निंग ट्रांसफर होती है और किस तरीके से अधिगम स्थानांतरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तब तक के लिए नमस्कार।